नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे नेपाल, अफगानिस्तान, जो हमारे बिल्कुल आसपास के मुल्क हैं, इनके साथ भारत के रिश्ते और इन रिश्तों को कैसे कवर करता आ रहा है हमारा मीडिया। सितंबर महीने में बिल्कुल आसपास इन दोनों प्रमुख पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमशः भारत यात्रा इनकी जो हुई है कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ न केवल हम भूगोल के स्तर पर जुड़े हैं, अपितु इतिहास, समाज और संस्कृति के स्तर पर भी जुड़े हैं। लेकिन क्या हमारे राष्ट्रीय मीडिया में इन महत्वपूर्ण और संवेदनशील रिश्तों की अभिव्यक्ति ठीक से हो रही है? कई बार पड़ोसियों से हमारे सहज दिखते रिश्ते अचानक असहज और जटिल दिखने लगते हैं। वैसे मौक़ों पर मीडिया का रुख और कवरेज कैसा होता है? ऐसे मामलों में एक बड़ा सवाल अक्सर उठता है, पड़ोसी मुल्कों या किसी भी मुल्क से हमारे रिश्ते जो बनते बिगड़ते उनके समीकरण हैं, उनके मीडिया कवरेज में क्या राज्य की सोच, राजनयिक दिशा, क्या ये चीज़ें नियंत्रित निर्देशित करती हैं या कहीं न कहीं उस मनोविज्ञान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं? क्या मीडिया कवरेज इन चीज़ों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए? मीडिया मंथन में आज हम नेपाल भारत और अफगानिस्तान भारत रिश्तों के संदर्भ में मीडिया कवरेज के कुछ ऐसे ही अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके देश के जाने माने राजनयिक विवेक काटजू जी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ हैं रवि नायर, ये आप कार्यकारी निदेशक हैं दक्षिण एशिया मानवाधिकार डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के। हमारे साथ हैं प्रशांत झा, हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर और भारत नेपाल रिश्तों को जानने वाले उन कुछ गिने चुने पत्रकारों में हैं जो बखूबी और उसके पूरी ऐतिहासिकता के साथ इसका विश्लेषण करते रहते हैं। तो इसलिए शुरुआत हम प्रशांत आपसे करते हैं। हमारे जो भारत के जो पड़ोस के मुल्क हैं, खासकर हम अफगानिस्तान और नेपाल की आज चर्चा करें, क्योंकि दोनों के प्रमुख जो हैं देश के, उनकी सरकारों के अभी भारत उनका दौरा हुआ है। कैसे आप देखते हैं, खासकर अगर हम आपसे भारत नेपाल रिश्तों की ऐतिहासिकता, उसमें मीडिया की भूमिका, मीडिया इन बनते बिगड़ते समीकरणों को कैसे देखता रहा है, उसका क्या रोल रहा है, क्या इन भूमिकाओं से आप संतुष्ट हैं और अगर नहीं हैं तो वो क्या पहलू हैं? उर्मिलेश जी, आपने जैसे कहा भारत का नेपाल के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। प्रचंड जी भारत के नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में हैं इस वक्त। देखिए, ये जो रिश्ता है इसके बहुत आयाम हैं और जो दिल्ली का मीडिया है, जिसको राष्ट्र मीडिया हम कहते हैं, इसको आप अगर इसका आप गहरा अध्ययन करें तो ये बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से दक्षिण एशिया के भारत के नेबरिंग मुल्कों का जिस प्रकार से कवरेज होना चाहिए वो नहीं होता है। पहली बात तो आप ये देखिए कि क्या भारतीय मीडिया के प्रतिनिधि इन सभी देशों में हैं, उसी में आपको दिख जाएगा कि वो नहीं है। अफ़गानिस्तान में मुझे लगता है भारतीय मीडिया का कोई फुल टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट जो एक्रेडिटेड है वहाँ पे नहीं है, कुछ फ्रीलांस कंट्रीब्यूटर्स होंगे। दूसरी बात ये देखिए कि अगर वहाँ पे संवाददाता हैं भी तो उनको भारतीय अखबारों में, टीवी चैनल्स में कितना स्पेस मिलता है, उसमें आपको दिखेगा कि ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता। अगर कोई क्राइसिस होता है, अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, तब उस पे केंद्रित होकर कुछ कवरेज हो भी जाए, पर उसमें क्या होता है कि जो डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का, प्रोसेसेस का, एक्टर्स का, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस का, संबंधों का, वो मीडिया उसको जस्टिस नहीं दे पाता है। तो मुझे लगता है कवरेज में क्वांटिटेटिवली भी कमी है, क्वालिटेटिवली भी कमी है। विवेक काटजू जी, आमतौर पे अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्तों के बारे में डिप्लोमेसी में जो लोग हैं, जो लोग सियासत में हैं, जो मीडिया में हैं, समाजशास्त्र से जुड़े लोग हैं, पूरी भारत में हर तबके के लोग मानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण देश है कई कारणों से अफ़गानिस्तान। और ये भी एक चर्चा रही है कि भाई हमारे रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हैं, जो तब्दील होना चाहिए था प्रभावशाली सामरिक हिस्सेदारी में हमारे रिश्ते, उसमें बहुत कमी अभी भी है।
कैसे आप देखते हैं इस पहलू को? और जो अभी प्रशांत ने कहा कि साहब हम मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है सूचना देने में केवल नहीं, बल्कि सियासत के जो जुड़े लोग हैं, सत्ता से जुड़े लोग हैं, उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का भी। तो क्या मीडिया कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के रिश्तों को प्रॉपरली उस तरह नहीं कवर करता जिस तरह पश्चिम के जो मुल्क हैं उनका मीडिया कवर करता है दुनिया भर के देशों के बारे में? मुझे ये लगता है कि हमारे देश के मीडिया में अफ़गानिस्तान के प्रति काफ़ी रुचि है, और अब मुझे खुशी है ये कहने में कि कुछ मीडिया के सदस्य अफ़गानिस्तान में जो होता है उसको गंभीरता से फॉलो भी करते हैं, उस पर नज़र, अपनी बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। और उनके जो लेख मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अफ़गानिस्तान का तजुर्बा है, तो उस लेखों के द्वारा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी पकड़ भी अच्छी है। वो अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, जो अफ़गानिस्तान के विभिन्न पहलू हैं, वहाँ की राजनीति में क्या हो रहा है, वहाँ के समाज में क्या हो रहा है, तालिबान को लेकर उनमें कैसा एवोल्यूशन आ रहा है, आतंकवाद की स्थिति क्या है, वहाँ की सामरिक स्थिति क्या है, इस सब पर भी इन लोगों की अच्छी पकड़ है। वैसे मैंने देखा है कि जो रिपोर्टिंग होती है वो स्ट्रेट रिपोर्टिंग होती है। जैसे अभी गनी साहब आए, वहाँ के राष्ट्रपति, तो उसकी स्ट्रेट रिपोर्टिंग हुई। हाँ, पर्दे के पीछे जाने में ज़रा मैंने देखा है कमी है, यानी जो असल में जो दृश्य दिख रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका असल तथ्य क्या है, उस एनालिसिस में आम तौर से कमी है, लेकिन स्ट्रेट रिपोर्टिंग ठीक होती है। आपने कहा अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्ते, मुझे लगता है सामरिक दृष्टि से उनमें कुछ लचीलापन आया था। और वो तब आया था जबकि अशरफ गनी साहब ने अपना पद संभाला था आज से 2 साल पहले जी। वो एक एक परिस्थिति थी जिसमें उन्होंने संभाला। वहाँ का चुनाव जो था वो बहुत ही कंटेस्टेड हो गया था, यानी पेचीदा हो गया था। इल्ज़ाम लग रहे थे कि फ्रॉड बहुत हुआ, कुछ तथ्य भी था इसमें, सच था इसमें कि कुछ फ्रॉड हुआ था। मैं एक शब्द और कह लूँ तो उनके बाद उन्होंने गनी साहब ने ये सोचा कि पाकिस्तान की तरफदारी की जाए तो उससे एक रास्ता निकल आएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्तों में। लेकिन अब उनको इससे बहुत मायूसी हुई है, तो फिर उन्होंने रुख भारत की तरफ बदला है। और अब रक्षा के संबंध और अब सामरिक संबंध भी अब मुझे लगता है ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन क्या ये टैक्टिकल है गनी साहब का, ये देखना। संजय भारद्वाज, अगर हम अफ़गानिस्तान से थोड़ा हटकर नेपाल को देखें, केवल हम प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा के संदर्भ में नहीं पूछ रहे हैं, हम इन जनरल भी पूछ रहे हैं। अगर देखा जाए तो विजुअल मीडिया में खासकर जो देश के प्राइवेट चैनल्स हैं जिनका बहुत प्रभाव है, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। अगर पब्लिक जो ब्रॉडकास्टर है, राज्यसभा, लोकसभा या दूरदर्शन है, इनमें तो कहानियाँ भारत नेपाल रिश्तों की बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ या बहुत सारी स्टोरीज़ भी ज़मीनी स्तर की आती हैं, लेकिन प्राइवेट चैनलों पर बिल्कुल गायब होता है। अभी देखिए, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे होते या जर्मनी की चांसलर आ रही होती या जीवन जापान हमारे एशिया का वहाँ के आ रहे होते कोई बड़े नेता, तो प्राइवेट मीडिया बिछा होता। लेकिन इतना महत्वपूर्ण मुल्क हमारे लिए, और ख़ासकर आज के दौर में उसके प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, और जो विजुअल मीडिया में तो उतना नहीं, लेकिन प्रिंट में बेहतर कवरेज दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम आपसे जो समझना चाहते हैं कि क्या भारत नेपाल रिश्तों की जो जटिलता है, जो उसकी कुछ समस्याएं हैं, उसमें मीडिया कहाँ कितना रोल अदा करता है? देखिए, 2-3 बातें इसमें। इस पर पहली बात तो जो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, और मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण की भूमिका होती है, चाहे वो उसको परिवर्तन के संदर्भ में देखो या स्टेटस को मेंटेन करने के संदर्भ में देखो। मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ आपसे कि मैं कंट्री स्पेसिफिक अप्रोच नहीं लेना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कोई कंट्री का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष आता है तो क्या कवरेज होती है।
मुझे लगता है कि जो मुद्दे होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष किसी विशेष मोटिव के साथ आता है या मुद्दे के साथ आता है, जैसे कि टेररिज्म का मुद्दा है, साउथ एशिया में बर्निंग इशू है, और आप अफ़गानिस्तान के साथ में, अफ़गानिस्तान भी सफ़र कर रहा है, भारत भी सफ़र कर रहा है, ठीक है, और दोनों का एक कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, तो निश्चित रूप से चाहे वो प्राइवेट मीडिया हो, चाहे वो जो एलीट चैनल्स हैं, अच्छे चैनल्स हैं, वो सब बराबर का कवरेज करते हैं निश्चित रूप से। लेकिन जो कई बार बर्निंग इश्यूज होते हैं, जैसे टेररिज्म का इशू है, बांग्लादेश में हुआ, तो कंटिन्यूसली प्राइवेट चैनल भी बार बार दिखाते रहे कि उनका, लेकिन वो अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी साथ साथ देखते हैं कि उनका कॉमर्शियल इंटरेस्ट कहाँ कितना फुलफिल हो रहा है। तो प्रायोरिटीज़ क्या है, प्राइवेट चैनल्स की प्रायोरिटीज़ क्या है, कि नेशनल और सोशल प्रायोरिटीज़ है या उनका कॉमर्शियल प्रायोरिटीज़ है, उसके हिसाब से वो मुद्दे को लेते हैं और उसके हिसाब से बढ़ते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि पिछला जो टेन्यूर था केपी ओली साहब का, और पिछला जब मधेसी आंदोलन चला, तो मुझे लगता है कि भारत के हर मीडिया चैनल, मैं भी बहुत सारे चैनल में जाता था, हिंदी अखबार, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कंटिन्यूसली लिखते थे, बहुत कवरेज आता था। लेकिन जैसे ही अब सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रचंड थोड़ा पैचिंग मूड में है कि भाई जो डैमेज हुआ है कोहली साहब के टाइम में वो उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से एक तरीके का काउंटर वेट दोनों चाइना और भारत के बीच में मेंटेन किया जाए और किस तरीके से भारत से मधेसी इशू पे समर्थन लिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पैचअप का मूड है। लेकिन रवि, ये तो इंटरेस्ट का मुद्दा होना चाहिए। अगर ये देखा बहुत जाए बड़ी तो बात है। प्रचंड ने भारत आने से ऐन पहले देश के एक हिंदी अखबार को, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि हिंदी अखबार जाकर काठमांडू में या किसी मुल्क में वहाँ के विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से इंटरव्यू करे। लेकिन अच्छी बात है कि एक हिंदी अखबार ने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना था उस समय क्रांति और युद्ध का ज़बरदस्त असर मेरे दिमाग पर था। राजनीति के मिजाज को अच्छी तरह समझने के लिए भी मुझे कुछ समय की ज़रूरत थी। 10 साल में जिस उतार चढ़ाव से मैं गुजरा हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा परिपक्वता के साथ दोनों देशों के संबंधों में मजबूती लाने की पहल कर सकूंगा। ये प्रचंड के वाक्य हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री प्रचंड जब ये कह रहे हैं कि हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि नई कॉन्क्रीट सिचुएशन में हमें नए इनिशिएटिव लेने होंगे और कोर्स करेक्शन भी करना होगा, तो इस पहलू को जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक तो भारत नेपाल रिश्तों की जटिलता के बारे में और दूसरा मीडिया के रोल के बारे में। आपको क्या लगता है, क्योंकि मीडिया के बारे में भूकंप के दौरान कहा गया था कि भारतीय मीडिया आप यहाँ से जाइए, प्लीज़ हमें अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए, ये भी कहा गया था, हम ये भूल नहीं सकते, प्लीज़। अगर आप पिछले 4-5 दिन के कवरेज देखेंगे, चाहे वो नेपाल में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो, तो मुख्य उद्देश्य जो इस विज़िट के हैं प्रचंड जी के, उसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं किए गए हैं। मुख्य है वाटर रिसोर्सेज का, वाटर रिसोर्सेज का। जा भी रहे हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर नहीं हैं, उन्होंने एक और कॉम्पिटेंट मिनिस्टर को बिठाया है डेलीगेशन में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के बजाय, ताकि ये वाटर रिसोर्स, जो हम जानते हैं कि हमारे जो 32 वाटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 14 प्रोजेक्ट्स में नेपाल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भूमिका रहेगी। ये भी हम जानते हैं कि जिस तरीके से चीन अपना डैम्स बना रहा है टिबेटन प्लेटो पे, तो नेपाल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे लिए, ख़ास तौर से इंडो गैंजेटिक प्लेन के लिए बहुत अहम होगी। इसका हमने कोई जिक्र न नेपाल के अखबारों में देखा, न यहाँ के अखबारों में देखा, न कोई विश्लेषण हुआ, न टीका टिप्पणी हुई है, न कुछ। हम चाहते हैं कि अखबार इस पे दोनों तरफ लिखें और लोगों का जनमानस बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्रीमेंट हम लोग कर लें कोसी गंडक प्रोजेक्ट पे, करनाली प्रोजेक्ट पे, और झगड़ा फिर पहले के दशक में हुआ था अरुण 1 के, उसी समय उसी तरफ की जन आंदोलन शुरू हो जाए हिंदुस्तान और नेपाल के। इन मीडिया का एक ऐसा अगर एक काम होता है तो मीडिया को जनमानस बनाने की एक बड़ा इम्पोर्टेंट भूमिका करना होगा, लेकिन ये हम ना यहाँ के प्रेस या काठमांडू के प्रेस में इसका कोई झलक नहीं है। प्रशांत, मैं आपसे रवि नायर के इस एक्यूजेशन तो क्या कहेंगे, लेकिन एक टिप्पणी इन्होंने की है भारतीय मीडिया के बारे में, नेपाल के मीडिया के बारे में। आप दोनों देशों के मीडिया को बखूबी समझते हैं, आपका क्या कहना है?
देखिए, मैं इस आलोचना से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय मीडिया में और कवरेज होना चाहिए। पर देखिए, इस विजिट का प्रमुख मुद्दा वाटर रिसोर्सेज नहीं है। इस विजिट का प्रमुख मुद्दा विश्वास के वातावरण को रिवाइव करना है। पिछले 1 साल में हमने देखा नेपाल भारत संबंध में बहुत गिरावट आई है। नेपाल में एक संविधान बना, वो संविधान नेपाल के समाज की विविधता को नहीं झलकाता था, उसको समेट नहीं पाया। उसके कारण वहाँ 6 महीने आंदोलन हुआ। जो मधेश में आंदोलन हुआ, उसके कारण भारत नेपाल सीमा में अवरोध आया और नेपाल में एक परसेप्शन बना कि भारत का इसमें समर्थन था। इससे नेपाल भारत संबंध में काफ़ी गिरावट आया। आज के दिन में एक जो नया सरकार नेपाल में आया है, प्रचंड जी 2 बातें कह रहे हैं। वो एक कह रहे हैं कि जो नेपाल का आंतरिक समस्या है, मधेसियों का, जनजातियों का, दलितों का, इसको हम लोग संविधान में समेटेंगे, संविधान संशोधन के मार्फत समेटेंगे, जो भारत शुरू से कहता आ रहा है और भारत का स्टैंड ये विंडिकेट होता है यहाँ पे। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, नेपाल का पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि एक टिल्ट चीन के तरफ भी हुआ है और वो कह रहे हैं कि मैं दोनों नेबर्स के साथ एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रखूंगा। मुझे लगता है इस विजिट का उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा, ट्रस्ट बिल्डिंग का मुद्दा, नेपाल का फॉरेन पॉलिसी जो रीबैलेंस वापस अपने एक ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन में हो रहा है, ये इन मुद्दों पे केंद्रित है और मीडिया ने इन मुद्दों को कवर किया है। हम अभी एक छोटा अंतराल पे जाते हैं और जब अंतराल के बाद लौटेंगे तो जो सवाल रवि ने उठाए हैं, आपने उठाए हैं, हमारे अन्य मेहमानों ने उठाए हैं, हम सब पर चर्चा करेंगे। एक अंतराल। हम अंतराल पर जाने से पहले बात कर रहे थे भारत नेपाल रिश्तों की सहजता और जटिलता। सहजता इसलिए कि केवल भूगोल के स्तर पर नहीं, संस्कृति के स्तर पर, एक तरह का बिरादराना रिश्ते के स्तर पर नेपाल और भारत के रिश्ते अद्भुत हैं और बेमिसाल हैं। दुनिया के बहुत कम मुल्कों के इस तरह के रिश्ते होंगे, लेकिन जटिलता हाल के दिनों में जिस तरह रही है वो भी अद्भुत है और बेमिसाल है। काटजू साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ, आप एक मजे हुए राजनयिक हैं, कि जो प्रचंड ने कहा अपने इंटरव्यू में, एक तरह की आत्मालोचना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म, लेकिन क्या भारत या भारत के जो सियासतदान हैं, राजनयिक हैं, क्या वो सेल्फ क्रिटिसिज्म से अपने को बिल्कुल परे मानते हैं? वे राजनय के ईश्वर हैं? क्या उनमें कोई कमी नहीं है, खासकर मधेशी इशू को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन के इशू को लेकर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जिस रात को डिक्लेयर किया गया नेपाल में, उस वक्त भी तीनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं को मालूम था कि ये गलती कुछ हो रही है और मधेश में इसका बहुत असर पड़ेगा, और असर सुबह दिखाई पड़ने लगा। देखिए, 2 चीज़ें मैं कहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि प्रचंड ने तो, जो मैं समझता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अब वो जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और द्विपक्षीय संबंध जो भारत और नेपाल के हैं, उनको आइडियोलॉजिकली नहीं देखना चाहिए। उनको एक उसका प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल, राजनयिक रूप है और वो रूप पे ज़्यादा निगाह रहनी चाहिए किसी भी नेता की। अब आपने कहा कि क्या कुछ राजनयिक रूप से दोनों तरफ से कुछ गलतियां हुई? मुझे लगता है कि हो सकता है ये हुई। अब मैंने जो महसूस किया था तब, जब ये मुश्किल शुरू हुई थी नेपाल के साथ पिछले साल, कि भारत राजनयिक दृष्टि से कुछ ज़रा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट हैड टेकन इट्स आइज ऑफ द बॉल। मैंने ये भी सुना था कि रिपोर्टें आ रही थीं, लेकिन भारतीय जो लीडर हैं उनको आश्वासन मिले थे और फिर वो आश्वासन पे लोग, नेपाल के नेता खरे नहीं उतरे। अब वो बात अलग हुई। हमारे हित और नेपाल के हित जुड़े हैं और मैं समझता हूँ कि प्रचंड यही साबित करने आए हैं भारत, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले परंपरा थी कि नेपाल का कोई भी प्रधानमंत्री भारत, उसकी पहली विदेश यात्रा भारत होती थी जी, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो संबंध हैं वो यूनिक हैं। तो उन्होंने यही साबित करा है कि हमारे संबंध जो हैं वो ऑलराउंड हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, और वो उन संबंधों को ट्रस्ट के बेसिस पे, एक भरोसे के बेसिस पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। संजय जी, हम ये समझना चाहते हैं कि अगर वो प्रैग्मेटिज्म दिखा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि एक रेडिकल
माओइस्ट का प्रैग्मेटिक माओइस्ट में एक तरह से तब्दील होना है, अगर उनकी बातों को अगर हम समझें तो, और इसको इस ढंग से अगर कहा जाए तो। लेकिन क्या हमारे लेवल पर कोई कोर्स करेक्शन इंडियन मीडिया में अपनी बातों को, अपने स्टेट की पॉलिसीज़ को लेकर कोई क्रिटिकल व्यू नज़र कम आता है? खासकर जैसे इंडिया ने बहुत लेट जो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा उस दौर में, आपको अच्छी तरह याद है, एक दिन पहले भारत के एक दूत गए वहाँ पे और उन्होंने कुछ बातें रखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम कोर्स करेक्शन करेंगे और संविधान में ये तब्दीली करेंगे, और प्रचंड तो अब साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा ये प्राथमिकता है कि हम उसमें कोर्स करेक्शन करें जिससे मधेश के लोगों की नाराज़गी दूर हो सके। लेकिन इंडियन मीडिया में ये चीज़ें ये इसकी छाया कम दिखती है। आप इसको देखो, आपकी इनकी बात को जी कंटिन्यू करता हूँ। देखो, प्रचंड जी ने ये बखूबी समझा है कि जो भौगोलिक और जो राजनीतिक यथार्थता है नेपाल के साथ जुड़ी हुई है, वो समझ में आ गया कि बिना भारत के नेपाल चल नहीं सकता। ये बात पहली बात। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है, देखो चीज़ें क्रिटिसिज्म होती है। जब ब्लॉकेड की बात थी, जब ब्लॉकेड आया कि भारत ने ब्लॉकेड किया, नेपाली मीडिया ने काफ़ी इस चीज़ को उठाया गया कि अनऑफिशियल ब्लॉकेड हुआ। ये एक्चुअली अनऑफिशियल ब्लॉकेड क्या, ये प्राइवेट कंपनीज अपना काम अपना गुड सप्लाई करती है और उनको लगा कि उनके धन जन को हानि होगी, सेफ नहीं है, तो उन्होंने अपना कंसाइनमेंट रोक दिए। तो उस चीज़ को भारत के मीडिया ने इस चीज़ को बखूबी उठाया और कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी तरीके का ब्लॉकेड है। तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं, कंस्ट्रक्टिव रोल भी रहता है भारत के मीडिया का, और जहां जहां क्रिटिसिज्म की बात आती है। दूसरी बात, एक और मुद्दा है। देखो क्या होता है कि हर जगह हर एक प्रायोरिटीज़ भी होती है। आप ग्लोबल डिप्लोमेसी कर रहे हो, जब पर्टिकुलरली मोदी जी के टाइम में जब आप अमेरिका भी जा रहे हो, रशिया भी जा रहे हो, साउथ ईस्ट एशिया भी जा रहे हो, तो उसमें कितना प्रायोरिटीज़ नेबरहुड को है, पहली बात ये। लेकिन मोदी जी ने शुरुआत वहीं से की थी कि नेबरहुड फर्स्ट, तो उसको रखा और नेबर्स में गए, और उसके बाद आपने ग्लोबल डिप्लोमेसी किया। कितने इश्यूज कवर हुए, कितने नहीं हुए, कितना ध्यान नेबर्स पे गया। तो जो आपने कहा कि एक दिन पहले भेजा, वो यही है कि आप रवि, आप कैसे देखते हैं इसी प्रसंग को? मैं खासकर मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि मीडिया में ये सेल्फ क्रिटिकल जो मूल्यांकन है, क्या वो आता है, या हम स्टेट पॉलिसीज़ को बिल्कुल फॉलो करते हैं कि हमारा स्टेट जो कर रहा है, हमारा व्यू वही है, हमारा पर्सपेक्टिव वही है। चाहे वो साउथ ब्लॉक हो, चाहे वो शीतल निवास हो, दोनों के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति को वही छापते हैं, कोई खास एनालिसिस नहीं है। आप 7 अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं नेपाल के, उसके बारे में हमने यहाँ पे कोई विश्लेषण नहीं देखा है, कोई एनालिसिस नहीं देखा है, इस पर कोई खास हमको डीप थॉट नहीं देखा है। हम ये भी नहीं देखे हैं कि क्या हैं उनके दो डिफ़िकल्टीज़ हैं प्रचंड के इस मिलीजुली सरकार में, क्योंकि वो केवल 8-9 महीने के लिए हैं, उसके बाद देवबा जी टेक ओवर करेंगे। साथ में ये भी है कि उनके पास अगर दोनों भी मिल जाए तब भी उनका मेजॉरिटी नहीं बनता है मधेशी को साथ लेने के बाद भी। तो ये सब इन चीज़ के बारे में हमने कोई ऐसा कोई एनालिसिस हमको झलक नहीं दिखाई दिया, ना यहाँ के प्रेस में, ना काठमांडू के प्रेस। प्रशांत, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं फिर आप और रवि जी जो मीडिया भारत में देखते हैं और मैं जो मीडिया पढ़ता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है लगता है, क्योंकि मुझे तो पिछले 1 साल में भारत का जो नीति नेपाल के प्रति रहा उसमें उसके बारे में काफ़ी कवरेज दिखा और आलोचनात्मक कवरेज भी दिखा है। तो ये कहना कि भारत का मीडिया बस स्टेट पॉलिसी फॉलो एक सेक्शन, बहुत बड़े सेक्शन में, देखिए मैं आपको ये काफ़ी ये सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि भारत के संस्थापन पक्ष में एक चिंता का विषय ये था कि हमारा मीडिया हमें क्रिटिसाइज कर रहा है और यहाँ पे डोमेस्टिक ओपिनियन हमारे नेपाल पॉलिसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन तो क्या लेकिन प्रशांत सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन प्रिंट के एक सेक्शन के अलावा अगर विजुअल का बड़ा हिस्सा आप देखें, और उसमें भी भाषाई मीडिया, खासकर जो हिंदी के बड़े चैनल हैं जिनकी रीच जनता में बहुत ज्यादा है, शायद आप उनके व्यूज, उनकी कहानियां, उनका कवरेज, उसको आप नहीं देख रहे होंगे। भाई देखिए, भारत का मीडिया विविध है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जो मीडिया देख रहे हो भारत पर मैं ये कहना चाहूंगा कि नेपाल का जो स्थिति भी था पिछले साल, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति था। अगर आप बस काठमांडू जाते और काठमांडू के लोगों से बात करते तो आपको एक चित्र मिलता भारत के नीति के बारे में। अगर आप मधेश जाते, तराई में घूमते, जो कुछ रिपोर्टर्स गए, तो उनको एक दूसरा चित्र मिलता मधेश भारत की नीति के बारे में। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था और मुझे लगता है भारतीय मीडिया ने वो डिफरेंट पहलू उसके कवर
किए हैं। उठाने की कोशिश की। जी आप देखिए, जब भी मीडिया, कोई भी सेक्शन हो मीडिया का, जब उसमें आलोचना होती है विदेश नीति के किसी भी मसले पर, तो मैं आपको ये आश्वासन दिला देता हूँ, और क्योंकि मैं रह चुका हूँ सिस्टम में, कि सिस्टम उसको, और सरकार, राजनयिक, साउथ ब्लॉक, राजनीतिक नेता बहुत गंभीरता से लेते हैं। और ये होता है। अब जो लोग इस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रशंसा हो रही है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है उसको गंभीरता से लेते हैं, और उसका प्रभाव पड़ता है और कोर्स करेक्शन भी होता है। तो नेपाल की नीति के वक्त भी मैंने देखा, या अफगानिस्तान के वक्त भी देखा मैंने, कि ऐसे लेख छपे हैं, और लोग, हमारी जो मीडिया वो छापती है, पॉपुलर मीडिया भी छापती है। हाँ, आपने टीवी मीडिया, टीवी का जिक्र किया, प्राइवेट टीवी चैनल, उसमें ज़रा एक अपना वातावरण होता है। लेकिन लोगों के दिमाग को बदलने में, उनके अंदर का मानस निर्माण करने में, है कंसेंट, आप आई मीन मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट, टेलीविजन की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। एक शब्द मैं कह दूं, सर, मेरा अनुभव दुनिया भर में रहा है कि एक पॉपुलर मीडिया होता है जो कि, और एक होता है गंभीर मीडिया। नहीं, आज दुनिया में ये एक चीज जो डेवलप हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया में, कि सब्जेक्टिविटी बहुत जबरदस्त डेवलप हो गई। संजय, हमारा समय वाकई अब खत्म हो रहा है, लेकिन रवि, क्या जैसा प्रशांत भी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्कों तक में हमारे जो मीडिया संस्थान हैं देश के बड़े बड़े, उनके ब्यूरो नहीं है, उनके करस्पॉन्डेंट नहीं है, और कुल मिलाकर हम विदेशी एजेंसियों, AFP, AP, राइटर, इन्हीं के अप्रोच से, इन्हीं के पर्सपेक्टिव से खबरों को परोसने में हम लगभग विवश हैं। हम इसके अलावा और कुछ फीड नहीं कर पा रहे हैं, या स्ट्रिंगर्स के जरिए कर रहे हैं। क्या ये भी एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, और इसके साथ हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आप प्रचंड जी के इनिशिएटिव को देखें, इसके पीछे क्या है, उनके पार्टी के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, उनका वैद्या जी चले गए जो काफी खिलाफ थे, लेकिन 5 उनके सेंट्रल कमेटी मेंबर, 1 पुलिस ब्यूरो मेंबर इस इनिशिएटिव के सख्त खिलाफ है। इसके बारे में कोई विश्लेषण नहीं है हमारे। प्रशांत, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, बिल्कुल संक्षेप में? नहीं, देखिए, नेपाल भारत संबंध के बहुत पहलू हैं। ये विजिट जो हो रहा है उसके बारे में नेपाल में विभिन्न राजनीतिक दलों में, विभिन्न मीडियाओं में बहुत उसके बारे में टिप्पणी हुआ है। प्रमुख एजेंडा इस विजिट का कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में एक ट्रस्ट बिल्डिंग करना, नेपाल का फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन, भारत के प्रति मसला नेपाल का अपना मसला है। देखिए, भारत हमेशा नेपाली राजनीति में एक्टर रहा है, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। 1951 से एक्टर मत बोलिए, फैक्टर है, आप एक्टर मत बताइए। विवेक, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, संविधान का मसला उनका अपना मसला है, लेकिन जब कोई भी देश की, कोई पड़ोसी देश की कोई भी पहलू हमारे हितों को असर करता है, तो फिर वो उनका डोमेस्टिक मसला ही नहीं रह जाता। मैं समझता हूं कि आज की चर्चा में आप चारों लोगों ने नेपाल भारत रिश्तों, अफगानिस्तान भारत रिश्तों, और कुल मिलाकर पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों का जो एक नज़रिया है, और साथ में इसके समानांतर जो मीडिया का अप्रोच है, मीडिया का जो नज़रिया है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस विमर्श को गंभीरता से लें, क्योंकि मीडिया को अगर देखना होगा कि वो स्टेट की केवल वॉइस नहीं है, वो जनता और जनता के रिश्तों की भी वॉइस है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।